हेलो दोस्तों, दृष्टि में आपका स्वागत है। और आज इस सत्र में दोस्तों हरियाणा पीसीएस में अर्थशास्त्र के खंड में उन सभी प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अर्थशास्त्र के किन किन मुद्दों पर किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और उनका समाधान कैसे किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है जहां पे आपको मैच करना है, दो अलग अलग आपको खंड दिए गए हैं, मतलब आपको सही सुमेलित करना है। दोस्तों ये प्रश्न है, इस प्रश्न के दो पहलू हैं। एक इसमें कुछ अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था है, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। इसीलिए इसको हम पहले करते हैं और देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के प्रश्न कैसे करेंगे आप। दोस्तों पहला इसमें कथन है, जो पहला स्टेटमेंट है वो है एससीओ के बारे में, जिसको हम कहते हैं शंघाई सहयोग संगठन या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यहां पर पॉइंट यह है कि सन 2001 में मध्य एशिया के कुछ देशों ने मिलकर अपने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शंघाई सहयोग संगठन की नींव रखी। इसमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया और चीन जैसे कुछ देश शामिल थे। इसके साथ ही साथ 2017 में रूस ने भारत का समर्थन दिया और चीन ने पाकिस्तान का समर्थन दिया, जिसके बाद इन देशों के अलावा भारत और पाकिस्तान भी एससीओ में शामिल हो गए और वर्तमान में इसमें 8 देश हैं। तो शंघाई सहयोग संगठन दरअसल इन देशों के बीच में मुख्य रूप से एक रणनीतिक ग्रुप है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। बट मुख्य रूप से शंघाई सहयोग संगठन का उद्देश्य है एक साझा रणनीति के तहत देशों के बीच में सुरक्षा को मजबूत करना। और दोस्तों इसीलिए आप देखें कि एससीओ का क्या उद्देश्य आपको इसमें से लगता है। अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो व्यापार, राजनीति, संस्कृति का जो प्रोत्साहन है यह हमें ठीक लगता है, लेकिन आप किसी भी उत्तर पे टिक करने से पहले बाकी ऑप्शन को जरूर देखें। हम जरा एक बार आगे बढ़ते हैं क्वाड की ओर। क्वाड आता है इस शब्द से जिसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज। दोस्तों 2007 की बात है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम जानते हैं कि चीन का दबदबा बहुत ज्यादा हुआ है, बढ़ता गया है, और इसीलिए चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये को संतुलित करने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 4 देश, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने तय किया कि हम मिलकर साझा रणनीति के तहत चीन की शक्तियों को सीमित करेंगे, संतुलित करेंगे और एक फ्री इंडो पैसिफिक का निर्माण करेंगे। लेकिन उस समय क्वाड अस्तित्व में नहीं आ पाया और इसीलिए बाद में वार्ता चलती रही। अल्टीमेटली 2017 में इन चारों देशों ने मिलकर तय किया कि अब हम मिलकर चीन के बढ़ते आक्रामकता को संतुलित करेंगे। इसीलिए क्वाड ऑफिशियली 2017 से अस्तित्व में आया। तो यहां पे अगर हम देखें तो क्वाड दरअसल ये बताता है कि इन देशों ने एक रणनीतिक मंच बनाया है। इसीलिए इस द्वितीय कथन का सही उत्तर हमें डी लगता है, लेकिन फिर भी हम बाकी उत्तर पे आगे बढ़ते हुए अंत में उत्तर की बात करेंगे। तीसरा कथन दोस्तों आसियान है। आसियान दोस्तों शब्द आता है फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संघ। आसियान देश में करीब 10 मेंबर्स हैं, जिसमें प्रमुख देश हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, ब्रूनी, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस इत्यादि। इन देशों ने 1967 में अपनी एक परस्पर वृद्धि के लिए, विकास के लिए एक ग्रुप बनाया जिसको हम आसियान कहते हैं। और आसियान एक ऐसा संगठन है जिसके रेगुलर समिट होते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य इन देशों की आर्थिक, सैन्य, रणनीतिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रगति है। और दोस्तों इसीलिए अगर हम इस कथन की बात करें तो ऐसा लगता है कि जो बी ऑप्शन यहां पर है वो सबसे सटीक बैठता है। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चौथा मुद्दा है एमएडी। मैड एक ऐसा युद्ध का कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मतलब एक परस्पर रूप से एश्योर किया गया है विध्वंस, डिस्ट्रक्शन। 1962 में एक मिलिट्री रणनीतिकार ने यह कंसेप्ट दिया, जिसका मतलब यह था कि यदि कभी परमाणु युद्ध होता है तो अटैक करने वाला और अटैक झेलने वाला दोनों ही खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कभी भी अगर न्यूक्लियर वॉर होगा तो वहां पर म्यूचुअली
एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा। इसीलिए मैड के बारे में हम बिल्कुल श्योर हैं कि ये तो एक न्यूक्लियर हथियार के लिए दिया गया कंसेप्ट है। इन सभी डिस्कशन के आधार पर दोस्तों अब हम अपने दोनों कथनों को मिला सकते हैं। आइए देखते हैं। तो जो शंघाई सहयोग संगठन है वो बिल्कुल सही बात है कि व्यापार, राजनीति और संस्कृति के लिए उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान ने आपस में बनाया है। इसीलिए पहले का एक बिल्कुल सही है। जहां तक दूसरे की बात है, क्वाड एक प्रकार का रणनीतिक मंच है इंडो पैसिफिक में। अगर हम आसियान की बात करें तो आसियान बिल्कुल सही बात है कि यह आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा का एक दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के बीच में मंच है। और अंत में जो मैड है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, न्यूक्लियर हथियार के लिए एक कंसेप्ट है दोस्तों। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ए ऑप्शन है यहां पर वो बिल्कुल सही बैठता है, जहां पर 1 का ए, 2 का डी, 3 का बी और 4 का सी होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दरअसल है हमारे जीएसटी के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर। यहां पे आप देखिए कि यहां पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में जो वस्तु और सेवा पर इनडायरेक्ट टैक्स मतलब परोक्ष कर के सुधार के रूप में जो वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है उसकी क्या विशेषताएं हैं। मतलब हमें यहां पर 4 कथनों में देखना है कि जीएसटी की विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों सबसे पहला काम यह करें आप कि आप ऑप्शन देखें। ऑप्शन इसलिए देखें कि अगर मान लीजिए ऑप्शन में ऑल मतलब सभी उत्तर नहीं है, इसका मतलब चारों उत्तर, ये चारों कथन सही तो नहीं है, इसमें से कोई एक गलत है। अगर हम सबसे गलत उत्तर को भी चूज करें तो हम बहुत आसानी से एलिमिनेट करके अपने उत्तर तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कथन दर कथन को चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं हमारे चौथे ऑप्शन से। वस्तुओं एवं सेवाओं पर जो कर है वो जीएसटी काउंसिल द्वारा निर्धारित किया जाता है या फिर उसके दर पर वसूला जाता है। दोस्तों बिल्कुल सही है। जीएसटी कानून में संविधान में संशोधन करते हुए संविधान में अनुच्छेद 279A क्लॉज 1 जोड़ा गया है, जिसके तहत जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है। जीएसटी परिषद में 33 मेंबर होते हैं, जिसमें 2 सदस्य केंद्र के, बाकी 31 राज्यों के होते हैं या उन यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के होते हैं जिनके पास अपने विधानसभाएं हैं। और वो जो जीएसटी परिषद है उसमें मेजॉरिटी से कम 3/4 बहुमत से निर्णय होता है कि किसी वस्तु को जीएसटी में रखा जाएगा या फिर नहीं रखा जाएगा। अभी हाल ही में जीएसटी की बैठक हुई और वहां पर यह बात आई कि क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए, जिस पर राज्यों ने सहमति नहीं दिखाई। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु पर जीएसटी लगना है, किसी वस्तु पर जीएसटी जितना लगना है उसकी दर क्या होगी, इन सभी बातों पर जो चर्चा होती है वो जीएसटी परिषद के निर्णय के बाद ही होती है। और जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय वित्तीय मंत्री करते हैं। तो यहां पर जो चौथा कथन है दोस्तों वो बिल्कुल सही है और चौथा कथन को हम सही मानते हैं क्योंकि ये सही लिखा हुआ है। अब आते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं पर गंतव्य आधारित उपभोग के आधार पर। दोस्तों एक बात समझिए आप, जीएसटी से पहले वैट था। वैट और जीएसटी में क्या डिफरेंस है? मान लीजिए हम वैट की बात करें तो जिस राज्य में किसी वस्तु पर मूल्यवर्धन होता है उस राज्य के द्वारा वैट लगाया जाता था, भले वस्तु का उपभोग हो या ना हो। अगर किसी भी लेवल पर किसी वस्तु पर मूल्यवर्धन हुआ, मान लीजिए किसी आटे से मैगी बनती है, किसी फ्रूट से जैम बनता है, किसी धागे से शर्ट बनती है, तो जब जब मूल्यवर्धन होगा उस स्थिति में राज्य के द्वारा वैट लगाया जाता था। किंतु जीएसटी एक ऐसा कर है जो दरअसल गंतव्य आधारित है। इसका मतलब यह है कि जिस राज्य में वस्तु का उपभोग होगा उसको जीएसटी मिलेगा, ना कि उस राज्य को जहां पर वस्तुओं का उत्पादन या उसका मूल्यवर्धन हुआ। इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर मान लीजिए राजस्थान में बनी वस्तुओं का उपभोग हरियाणा में होता है तो उस वस्तु पर जो राज्य का हिस्सा है जीएसटी का वो हरियाणा को मिलेगा, ना कि राजस्थान को। इसीलिए जीएसटी को हम गंतव्य आधारित कर मानते हैं, यह कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि तीसरा कथन बिल्कुल सही है
कि वस्तुओं एवं सेवाओं पर गंतव्य आधारित उपभोग के सिद्धांत पर जीएसटी आधारित है। बिल्कुल सही बात है। मैं यहां आप अगर देखें दूसरा ऑप्शन देखें आप, वस्तु एवं सेवाओं कर पर वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति पर लागू होता है। अगर आप दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन लगभग समान सा ही है कि अगर वस्तु और सेवा की आपूर्ति होगी तो गंतव्य पे तो होगी, और जहां पे गंतव्य होगा, जहां पे डेस्टिनेशन होगा और जहां पे पूर्ति होगी, उस राज्य के द्वारा यह कर वसूला जाएगा, उस राज्य को यह कर का हिस्सा मिलेगा, ना कि उस राज्य को जहां पर वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है। तो इसलिए हम जीएसटी को कहते हैं गंतव्य आधारित है, डेस्टिनेशन बेस्ड है। और यहां पर अगर आप देखें तो आपूर्ति पर लागू होता है या उपभोग के सिद्धांत पर लागू होता है, दोनों में काफी समानता है। इसका मतलब दूसरा तीसरा दोनों कथन यहां पर सही है। अगर आप देखें दोस्तों कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर दूसरा तीसरा और चौथा सही दिख रहा है, तो उसका आंसर है ऑप्शन सी। लेकिन हम एक बार कथन पहले को भी देख लेते हैं। वस्तुओं और सेवाओं पर उत्पादन अथवा वस्तुओं की बिक्री अथवा सेवाओं की उपलब्धता पर लागू होता है। दोस्तों इस कथन में जो शब्द उत्पादन आ गया है, इसने इसको गलत कर दिया, क्योंकि उत्पादन पर जीएसटी नहीं लगता, वो आपूर्ति पे लगता है, गंतव्य पे लगता है, उपभोग पे लगता है। वैट लगता था उत्पादन पर, जीएसटी लगता है उपभोग पर। अगर वस्तु की पूर्ति होती है, वस्तुओं का कंजम्पशन होता है, तब राज्य को उसका जीएसटी मिलता है। इसलिए दोस्तों दोनों कथनों से अगर आप पहले से भी देखते तो उत्पादन के सिद्धांत पर जीएसटी नहीं लगता है, उपभोग के कंजम्पशन के सिद्धांत पर जीएसटी लगता है। इसका मतलब यह भी हो गया कि वैट लगता था प्रोडक्शन पर, जीएसटी लगता है कंजम्पशन पर। वैट लगता था उत्पादन पर, जीएसटी लगता है कंजम्पशन पर या उपभोग पर। इसीलिए दोस्तों यहां पर दूसरा तीसरा और चौथा तीनों कथन सही है। आंसर इसका है सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आते हैं तीसरे प्रश्न पर, जिसमें बात है कुसुम योजना की। दोस्तों एक सरकार ने नारा दिया, अन्नदाता ऊर्जादाता भी हो सकते हैं। और हम जानते हैं कि किसानों की यदि आपको जो इनकम है, जो आय है, दोगुनी करनी है, तो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उनकी लागत को हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो विक्रय मूल्य है, जो सेल प्राइस है, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना अचानक से तो नहीं आ सकती। तो किसानों की जो आमदनी है उसको दोगुना करने के लिए पहला एक ऑप्शन है कि उनकी अगर लागत कम कर दें तो शायद उनके आय में परिवर्तन आएगा, आय बढ़ेगी। उस लागत को कम करने में एक योजना ये आई कि यदि उनके सिंचाई के लिए जो पानी और जो बिजली लगता है, बिजली की कीमत हम कम कर दें, बिजली उनके लिए अगर मुफ्त हो जाए, और साथ ही साथ वो ना केवल बिजली के उपभोक्ता हों बल्कि बिजली के उत्पादक भी हों, बिजली को उत्पाद भी करें। इन सभी दृष्टिकोणों से या उद्देश्यों से 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कुसुम योजना को शुरू किया गया, जिसका पर्पस यह था कि किसानों को सब्सिडाइज्ड सोलर पंप मिलेगा, जिससे क्या होगा, वो अपने डीजल के पंप को हटाकर अपने खेतों में सोलर का सौर पंप लगाएंगे। उससे होगा क्या, उस पंप से बिजली उत्पाद होगी, जिससे सिंचाई कर पाएंगे, जिससे अपना घर चला पाएंगे। और यदि उनके पास अतिरिक्त बिजली होती है तो उस बिजली को वो ग्रिड में भेजकर उससे इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि ऊर्जादाता या अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन सकते हैं। दोस्तों इसीलिए अगर आप इस ऑप्शन को देखें तो कुसुम योजना 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करके सोलर पंप सेट ऊर्जा से जोड़ना, यह कथन हमें बिल्कुल सही लगता है, लेकिन बिना बाकी ऑप्शंस को चेक किए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन देखें, परंपरागत जैविक और अन्य नवीन खादों, इसका कोई संबंध खादों से नहीं है। इसका मतलब यह कथन गलत है। दुग्ध, गोश्त और मत्स्य सहित इसका भी कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये जो सप्लाई चेन है उसके लिए फूड पार्क है, फूड प्रोसेसिंग है, जबकि कुसुम योजना का संबंध फूड प्रोसेसिंग आदि से नहीं है। तो यहां पर यह भी गलत है। और तीसरा चौथा ऑप्शन भी लगभग फूड प्रिजर्वेशन से है, खाद्य संरक्षण से है, जो इस कुसुम योजना के लिए सही नहीं है। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तीनों जो ऑप्शन हैं गलत, वो बिल्कुल साफ साफ लिखे हैं, इसीलिए
कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन ये बात करता है कि जो सौर ऊर्जा है और डीजल के पंप की जगह पे आएगा उसको दर्शाता है कुसुम योजना। तो इसका उत्तर दोस्तों रहेगा ए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। व्यापारिक बैंकों की समग्र जमा एवं संचय मतलब इसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, राइट, का एक अनुपात केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, बैंक की जब हम बात करते हैं तो बैंकों के सामने बहुत प्रकार की शर्तें होती हैं जो उनको आरबीआई के दिशा निर्देश पे काम करना होता है। आइए उनकी बात करते हैं। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकों के पास में जो भी पैसा आता है जनता से, जिसको हम एक नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी कहते हैं, उसका एक हिस्सा बैंकों को तरल पदार्थों में रखना अनिवार्य होता है। इसका दोस्तों मतलब यह होता है कि मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपए जमा हुए, चाहे वो मांग जमा हो चाहे वो सावधि जमा हो, या मतलब वो टाइम डिपॉजिट हो, जैसे हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। तो बैंकों के पास जो पैसा पब्लिक का आया, चाहे वो मांग जमा हो सावधि जमा हो, उसका एक हिस्सा बैंकों को वहां निवेश करना होता है जिससे बाजार में तरलता बनी रहे, किंतु वो पैसा आरबीआई के पास नहीं होता। उस अनुपात को कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। तो ये वो अनुपात है जिसमें बैंकों को अपने एनटीडीएल जो उनके पास पैसा आया उसका एक हिस्सा वहां रखना होता है जो आरबीआई बताता है, ताकि तरलता बनी रहे। जैसे मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपए आते हैं, तो आरबीआई ने कहा कि भाई इस 100 रुपए का कम से कम 18% आपको रखना होगा सरकार के प्रतिभूतियों में, जिसको हम कहते हैं ट्रेजरी बिल्स में, या सरकार के कुछ और निवेश के ऑप्शन में, या फिर स्वर्ण में, गोल्ड में, या फिर एक बैंक दूसरे बैंक के जमा खाता में भी अपना पैसा रखता है, क्योंकि उसमें उसको कुछ ब्याज भी मिलता है और उसका पैसा तरल भी रहता है। तो अर्थव्यवस्था में तरलता को बनाए रखने के लिए बैंकों के ऊपर एक आरबीआई की गाइडलाइन है जिसको हम कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। तो ये धन आरबीआई के पास बैंक नहीं रखते, ये धन दरअसल वो बाजार में रखते हैं, बाजार में निवेश करते हैं, भले ही दिशा निर्देश आरबीआई का होता है। इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो उत्तर है ये तो नहीं हो सकता। अब आते हैं नकद कोष अनुपात, जिसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो, CRR। दोस्तों एक आरबीआई का एक और गाइडलाइन है, वो ये है कि जितना पैसा पब्लिक का आपके पास आया, जिसको हमने अभी देखा एनडीटीएल कहते हैं, उसका एक हिस्सा बैंकों को अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास रखना होता है, या फिर आरबीआई के नाम पे रखना होता है। और वो पैसा निवेश नहीं होता, वो पैसा दरअसल बैंक को आरबीआई के नाम पे अलग से रखना होता है। उस पैसे से वो बिजनेस नहीं कर सकते। वो इसलिए होता है कि जो मुद्रा की स्थिति है, जो तरलता है, बनी रहे, और इसीलिए उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशो, या फिर नगद आरक्षित अनुपात, या नगद कोष अनुपात। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया कि व्यापारिक बैंकों को अपनी समग्र जमा का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है। तो यहां पे आप देखें, ये बी ऑप्शन यहां पर सटीक लग रहा है, क्योंकि ये बी ऑप्शन वही ऑप्शन है जिसके तहत बैंकों को अपने आए गए धन का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है। वर्तमान में ये 4% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपए मान लीजिए बैंकों को आते हैं, पब्लिक से जमा से आते हैं, तो 100 रुपए का जो 4 रुपए है उसको बैंक अलग से रखेंगे या आरबीआई के पास रखेंगे, और उससे वो व्यापार नहीं कर सकते। इसका मतलब वो व्यापार केवल 96 पे करेंगे। 100 रुपीज तो पब्लिक का है, किंतु 4 रुपए पर उनको कोई ब्याज नहीं मिलता। एक बात और ध्यान रखें आप कि उस 4 रुपए पर बैंक कोई ब्याज नहीं कमाता, क्योंकि वो पैसा अल्टीमेटली आरबीआई ने अपने दिशा निर्देश के अनुसार बैंकों को कहा है कि इसको अलग से आपको मेरे पास ही रखना होगा। और इसीलिए इसका सही उत्तर बी लगता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। न्यूनतम रिजर्व व्यवस्था, मिनिमम रिजर्व सिस्टम दोस्तों कहते हैं इसको। दरअसल ये सिस्टम बैंक से संबंधित नहीं है, ये सिस्टम संबंधित है नए नोट की छपाई से। भारत में सन 1957 से एक व्यवस्था है
कि एक 200 करोड़ की न्यूनतम रिजर्व व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके बैकअप के रूप में आरबीआई नए नोटों का निर्गमन या मुद्रण करती है। तो एमआरएस जो सिस्टम है, न्यूनतम रिजर्व व्यवस्था है, इसका कोई संबंध व्यापारिक बैंकों से नहीं है। ये दरअसल आरबीआई के लिए एक दिशा निर्देश है कि इतना न्यूनतम रिजर्व होना चाहिए, जिसके बाद क्या होंगे, नोट छापे जाएंगे। तो उसमें 200 करोड़ की व्यवस्था कम से कम तय की गई है कि इतनी मुद्रा या इतना विदेशी मुद्रा और स्वर्ण का भंडार आरबीआई के पास हो, जिसके बाद वो नए नोट छाप सकती है। इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। और आता है चौथा ऑप्शन, रिवर्स रेपो रेट। दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट का मतलब दरअसल ये होता है, जैसे आप अगर रेपो को देखें तो बैंक जब आरबीआई से अल्प अवधि के ऋण लेते हैं तो बैंक कुछ ब्याज देते हैं, कुछ ब्याज का अदायगी करते हैं। उस लोन को जिस रेट पे लेते हैं उसको बोलते हैं रेपो दर। मतलब यह हुआ कि जब आरबीआई से व्यापारिक बैंक ऋण लेते हैं तो उस स्थिति में जो ब्याज की अदायगी होगी, उस ब्याज की दर को कहते हैं रेपो दर। इसके विपरीत अगर बैंकों के पास अतिरिक्त धन हो और आरबीआई उनसे कहे कि आप हमारे अपने धन को हमारे पास निवेश कर सकते हैं, रख सकते हैं, बदले में आरबीआई उनको कुछ ब्याज देगा, उस ब्याज की दर को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट या प्रतिवर्ती रेपो दर। तो दोस्तों, यहां पर जो रिवर्स रेपो रेट है वो दरअसल इससे संबंधित नहीं है कि वो कोई ऐसा रिजर्व हो। वो दरअसल एक व्यवस्था है, एक तरह का विकल्प है बैंकों के पास कि यदि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, जिनको अगर वो देकर कुछ लोन कमाना, कुछ ब्याज कमाना चाहते हैं, कुछ मुद्रा कमाना चाहते हैं, तो उस धन को आरबीआई के पास रखकर आरबीआई से कुछ ब्याज अर्जित कर सकते हैं। उस ब्याज का नाम है रिवर्स रेपो दर। इसीलिए दोस्तों, यहां पर जो डी ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है, और क्या बचा, केवल नगद कोष अनुपात या नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशो। उस रेशो में बैंकों को, व्यापारिक बैंकों को अपने पास जो एनटीडीएल आया उसका एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना अनिवार्य है, उस पर उन्हें कोई ब्याज भी नहीं मिलता। इसीलिए इसका उत्तर सही है बी। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई देश ऋण जाल में फंसा हुआ माना जाएगा, मतलब कोई देश अगर ऋण जाल में है तो उस स्थिति का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए आपने कोई लोन ले रखा है, उस लोन की अदायगी का समय आ गया, मतलब उस लोन का भुगतान करने का समय आ गया। अब उस लोन के भुगतान करने के लिए मान लीजिए आपके पास अभी पर्याप्त धन नहीं है और आप नया लोन लेते हैं ताकि पुराने लोन का ब्याज चुकाएं। इसका मतलब क्या है? आपने नए लोन को लिया है पुराने ब्याज चुकाने के लिए। कुछ वर्षों के बाद, कुछ महीनों के बाद आपको नए लोन चुकाने के लिए फिर से ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि वो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करेगा तो वो एक परपीचुअल, एक निरंतर ऋण के जाल में फंस चुका है। इसीलिए अगर ऐसा हो कि किसी देश का नया ऋण लिया जाए, क्यों? उसको पुराने ब्याज चुकाने हैं, तो उसको हम कहेंगे कि वो ऋण के जाल में फंस चुका है। दोस्तों, होता दरअसल ऐसा है कि अगर कोई ऋण लिया गया है उपभोग के लिए, मान लीजिए किसी देश ने ऋण लिया, ऋण अगर लिया जाए तो उसका उद्देश्य होना चाहिए कि उस ऋण को वो किसी उत्पादक कार्य में लगाए, उद्योग में लगाए, इंफ्रा में लगाए। क्यों? अगर वो उसको इंफ्रा में लगाता है, उद्योग में लगाता है, तो उससे उसको ब्याज मिलेगा, उस कमाई से वो उस ऋण के ब्याज को चुका पाएगा। बट यदि कोई देश कोई ऋण लेता है, क्यों? क्योंकि उसको उपभोग करना है, उस ऋण को लेकर कंजम्पशन करना है, भोजन देना है, फूड सिक्योरिटी देनी है, सैलरी देनी है। इसका मतलब वो उस ऋण को अदा करने के लिए उसने कोई आय का स्रोत नहीं बनाया है। इसीलिए दोस्तों, ऐसी स्थिति में वो देश ऋण के जाल में फंसता चला जाएगा, जहां पर पुराने ऋण और उसके ब्याज को चुकाने के लिए नए ऋण लेने पड़ेंगे और ग्रेजुअली वो कंट्री ऋण के एक जाल में फंसता चला जाएगा, जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पहला कथन दे रखा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा लागू की गई शर्तों को मानना पड़ता है। ऐसा तो सभी देश को मानना पड़ता है। अगर कोई भी देश
आईएमएफ से ऋण लेता है तो उन्हें बाय डिफॉल्ट आईएमएफ की शर्तों को मानना पड़ता ही है। हमने भी 1990 में जब भुगतान संतुलन का संकट आया था तो हमने भी स्वर्ण रखकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया था। उसके बाद हमें भी उसकी शर्तों को मानना पड़ा था। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उसके ऋण के जाल में फंस गए हैं। इसका मतलब ये है कि हम जिससे लोन लेंगे उसको अदायगी करने का आश्वासन देने के लिए उनकी शर्तों को कभी कभी मानना अनिवार्य हो जाता है। तो पहला कथन दोस्तों यहां पर गलत है। दूसरे कथन की बात करते हैं। इसे बकाया ऋण पर ब्याज चुकाने के लिए उधार लेना होता है। दोस्तों हमारी जो चर्चा हुई उस चर्चा को अगर आप देखें तो दूसरा कथन हमें सही लग रहा है कि हाँ, अगर पुराने ऋण के ब्याज को चुकाने के लिए आपको नया लोन लेना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, यहां पर समस्या गंभीर है और इसीलिए उसे हम कहेंगे कि यह देश ऋण के जाल में फंसता हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन को देखते हैं। इसे ऋणदाताओं ने ऋण अथवा अनुदान देने से मना कर दिया हो। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। बहुत देश ऐसा होता है, मान लीजिए किसी देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या आर्थिक कंडीशन ठीक होने के बाद भी बहुत बार राजनीतिक कारणों से भी दूसरे देश किसी देश को ऋण देने से मना कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो किसी आर्थिक जाल में या ऋण के जाल में फंस गया है। बहुत देश ऐसे होते हैं कि किसी आपसी राजनीतिक मतभेद से, सुरक्षा की चिंताओं से आपस में तनाव हो जाता है, ऋण नहीं मिलता। उदाहरण के लिए रूस के ऊपर ऐसे बहुत तरह के सैंक्शन हैं, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि रूस जो है वो किसी ऋण के जाल में फंसा हुआ है। इसीलिए दोस्तों यहां पर सी ऑप्शन गलत है। और विश्व बैंक बकाया और नए ऋण पर अधिक ब्याज दर वसूल करता है। दोस्तों ये भी कथन गलत है। विश्व बैंक आमतौर पर एक ऐसा बैंक है जो सस्ती दरों पर विकास के लिए ऋण देता है, जिसको हम सॉफ्ट लोन कहते हैं। तो विश्व बैंक तो दरअसल सॉफ्ट लोन देता है। उसका उद्देश्य यह है कि उस पैसे से, मान लीजिए किसी देश को ऋण दिया, उसकी ब्याज दर है 0.75% और ऋण दिया गया है 30 से 35 वर्षों के लिए। तो आमतौर पर मोस्टली वर्ल्ड बैंक लोन देता है जिस पे दरें बहुत ज्यादा कम होती हैं। और मान लीजिए दरें ज्यादा होती भी हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो देश ऋण के जाल में फंस गया है। इसका मतलब बस ये है कि विश्व बैंक उस देश को अभी वरीयता पर लोन नहीं दे रहा, इसीलिए शायद अच्छे खासे ब्याज दर वसूले जा रहे हैं, किंतु इसका मतलब ऋण का जाल कतई नहीं है। और इसीलिए यहां पर जो डी ऑप्शन है वो भी गलत है। इसीलिए दोस्तों यहां पर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, जहां पर जो कथन है कि बकाया ऋण पर ब्याज को चुकाने के लिए यदि आप नए ऋण प्राप्त करते हैं तो उसे हम ऋण जाल में फंसा हुआ देश मानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक ब्लॉक है या मंच है। इनमें से कौन कौन से देश इसके सदस्य नहीं हैं? दोस्तों यहां पे आप देखिए, पहली बात तो मुक्त व्यापार समझौता किसे कहते हैं? दरअसल इसका मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जब दो या अधिक देशों के बीच में ऐसा कोई समझौता होता है तो इसका मतलब यह होता है कि जब दो देश आपस में व्यापार करेंगे तो एक देश का जो माल है जब किसी दूसरे देश में जाएगा तो इस पर ड्यूटी मतलब शुल्क, आयात शुल्क नहीं लगेगा या फिर बहुत कम लगेगा। आमतौर पे जब फ्री शब्द इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब यह होता है कि कुछ वस्तुओं पर जब व्यापार होगा तो दोनों पार्टिसिपेंट कंट्रीज उन वस्तुओं पर आयात शुल्क नहीं लगाएंगे। इससे देशों के बीच में व्यापार बढ़ता है। उस व्यापार को बढ़ाने के लिए आमतौर पर देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। दोस्तों इसी प्रकार का एफटीए है जिसका नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आरसीईपी। दरअसल सन 2011 में 16 देशों ने तय किया कि हमें बातचीत करनी चाहिए और हमें अपने आपस के व्यापार को बढ़ाना चाहिए। वो देश कौन से थे आइए देखते हैं। इस आरसीईपी में शुरू में 2011 में जब प्रस्ताव रखा गया तो 10
आसियान देश, जिसको हमने इससे पहले देखा था, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, ब्रूनी, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर आदि। दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देश के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन 6 और देशों ने कहा था कि हम इस पर बातचीत करेंगे और इसीलिए 2011 में प्रस्तावित आरसीईपी पर 16 मेंबर ने बातचीत शुरू की कि हम आपस में मुक्त व्यापार करेंगे। दरअसल फिर 2019 में बैठक हुई। भारत को यह डर था कि यदि हम इन देशों के साथ में व्यापार करते हैं, वो भी मुक्त व्यापार, तो होगा क्या कि न्यूजीलैंड के डेयरी उद्योग हमारे उद्योगों, हमारे दुग्ध उद्योगों को रिप्लेस कर देंगे। दोस्तों, भारत में जो डेयरी इंडस्ट्री है वो हरियाणा में, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में केंद्रित है और वो काफी हद तक असंगठित है, जबकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के उद्योग काफी संगठित हैं, जो अच्छा उत्पाद करते हैं और दूर तक उसको बेचते हैं। हमें ये डर था कि यदि हम एफटीए करेंगे इन देशों के साथ में, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हमारे मिल्क इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान पहुंचाएंगे और चाइना और जापान हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि हम इससे विड्रॉ करेंगे और वर्तमान में जब 2020 में अल्टीमेटली समझौता हुआ तो भारत को छोड़कर बाकी 15 देशों ने इस पर साइन किया और यह बन गया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और ये देश अभी भी इस उम्मीद में है कि भारत कभी न कभी इस पर हस्ताक्षर करेगा, क्योंकि भारत एक दोस्तों बहुत बड़ा बाजार है, भारत की डिमांड काफी अच्छी खासी है। इसीलिए इन देशों को लगता है कि यदि भारत इसमें आ जाता है तो चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों को अच्छा खासा बड़ा बाजार मिलेगा। और इसीलिए आरसीईपी एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें 15 देश हैं, जिस पे हस्ताक्षर आसियान समिट में हुआ था। और दोस्तों यहां उत्तर देखें आप, ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर है, बिल्कुल है। न्यूजीलैंड इसका मेंबर है, बिल्कुल है। ब्रूनी आसियान का एक मेंबर है, तो ब्रूनी इसका ऑफकोर्स मेंबर होगा। बांग्लादेश इसका मेंबर नहीं है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा डी। अगर प्रश्न ये आता भारत के बारे में, तो भारत भी इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है। भारत शुरुआती दौर में प्रस्ताव में साथ था, किंतु उद्योगों की रक्षा हेतु हमने अपने आप को विड्रॉ किया है और ये इसके 15 मेंबर्स हैं। तो आप इसमें से अगर भारत को हटा देंगे तो ये 15 देश इसके मेंबर हैं। बांग्लादेश दोस्तों इसका मेंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा सही मिलान है? आइए देखते हैं दोस्तों। बिटकॉइन, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन दोस्तों भारत में अनरेगुलेटेड है और ये प्राइवेट अलग अलग एक्सचेंज के माध्यम से आप इसको खरीद सकते हैं। बिटकॉइन बिल्कुल भी किसी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होता। इस पर ट्रेड क्या होते हैं? एनएसई पर इस पे होते हैं शेयर, बहुत प्रकार की कंपनी के शेयर्स, आईपीओज इस पे निकाले जाते हैं। तो इसीलिए बिटकॉइन के साथ में एनएसई को जोड़ना गलत है। आप देखेंगे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं जिनके एक्सचेंज आ गए हैं, वहां पे आप जाकर उस ऐप को डाउनलोड करके आप बिटकॉइन या किसी और मुद्रा को खरीद सकते हैं, किंतु एनएसई पर यह चीज नहीं मिलती आपको, इसीलिए ये गलत है। दूसरा, एफआरबीएम एक्ट दोस्तों सन 2003 में भारत की संसद ने एक कानून पारित किया, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम एक्ट। क्यों? ताकि सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित कर सकें और ये देख सकें कि सरकार अनावश्यक राजकोषीय घाटा तो नहीं कर रही है। अगर सरकारें अनावश्यक घाटा करेंगी तो आने वाली पीढ़ियों के ऊपर बहुत ज्यादा ब्याज का बोझ आएगा। हमने अभी कुछ देर पहले किया था एक ऋण का जाल। तो यदि पार्लियामेंट की निगरानी सरकार के ऊपर नहीं होगी तो सरकारें अपने वोट के लिए किसी 1 साल 2 साल में चुनाव से पहले बहुत सारा खर्च करेंगी, वो खर्च करेंगी ऋण लेकर, किंतु इससे होगा क्या? आने वाले वर्षों के लिए हमारा घाटा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आने वाली पीढ़ियों को उसका नुकसान होगा। इसीलिए 2003 में
FRBM एक्ट पारित किया गया और इसीलिए इसका संबंध राजकोषीय घाटे से बिल्कुल है। FRBM एक्ट में राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे और सरकार के ऊपर कुछ शर्तों की बात की गई है कि सरकार को समय समय पर पार्लियामेंट के सामने कुछ रिपोर्ट्स रखनी होंगी ताकि पार्लियामेंट या संसद सरकार की आर्थिक गतिविधियों पर निगरानी रख सके, घाटे को नियंत्रित कर सके। तीसरा हमारा है सेबी। दोस्तों सेबी जो है वो पूंजी बाजार का एक विनियामक है, मतलब कैपिटल मार्केट का विनियामक है, जबकि बीमा का जो विनियमन है कौन करता है? वो IRDA करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो बीमा का विनियमन करता है IRDA, सेबी करता है पूंजी बाजार का मतलब शेयर मार्केट का विनियमन। इसीलिए यह कथन भी गलत हो गया। विशेष आहरण अधिकार। दोस्तों दरअसल IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा 1969 में एक व्यवस्था शुरू की गई जिसका नाम था स्पेशल ड्रॉइंग राइट या विशेष आहरण अधिकार। तो SDR जो यहां पर लिखा हुआ है ये IMF की एक व्यवस्था है जिसको IMF ने शुरू किया ताकि इसके माध्यम से देशों को ऋण दे सके या देशों के बीच में तरलता को बढ़ा सके। ये SDR कोई मुद्रा नहीं है बट एक तरह का टोकन है जिसको IMF ने लॉन्च किया है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार में, भारत के भी विदेशी मुद्रा भंडार में SDR रखा जाता है। इसीलिए यह कथन बिल्कुल सही है कि IMF का संबंध किससे है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट से है, विशेष आहरण अधिकार से है। अंत में दोस्तों मूडीज क्रेडिट रेटिंग। इसका मतलब दोस्तों यह होता है यदि आप बाजार में कभी लोन लेने जाते हैं तो आपकी साख कितनी है, आपकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, उसकी जांच तो होती है। तो वैसे कंपनीज और सरकारों के द्वारा भी जब लोन लिया जाता है तो उनके बॉन्ड के क्रेडिट की जांच होती है जिसको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग। तो जो ये रेटिंग है ये करती है कुछ कंपनियां, जैसे मूडीज। मूडी एक अमेरिकन कंपनी है जो सरकारों के, कंपनीज के बॉन्ड आदि की रेटिंग करती है इस बात पर कि वो कितनी क्रेडिबल हैं, कितने विश्वसनीय हैं, मतलब कितना चांस है कि वो अपना पैसा या उधार वापस कर पाएंगी। इसी प्रकार से स्टैंडर्ड एंड पुअर आदि भी कुछ कंपनियां हैं जो इस रेटिंग के लिए काम करती हैं। तो यहां पर दोस्तों देखें आप कि पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, चौथा पांचवा सही है। इसका मतलब यह हो गया कि दूसरा, चौथा और पांचवा, इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या कौन सही है? ए इज द राइट आंसर। दूसरा, चौथा, पांचवा, क्योंकि पहला गलत है और तीसरा भी दोस्तों गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो गया ए। दोस्तों हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर जिसका नाम है, अब यहां देखें आप, ये जो प्रश्न है ये दरअसल हमारी भारत की नियोजन से आया है। असर्शन ए करना आपको यह है कि आपको ये देखना है कि दोनों में क्या लिंकेज है और क्या पहला कथन दूसरा कथन आपस में जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं। 1960 के अंत में संघीय सरकार ने कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई। दूसरा, भारत पाकिस्तान युद्ध, अकाल तथा मुद्रास्फीति के कारण हमारे पास संसाधन खत्म हो गए थे। हम पहले चेक करते कि क्या दोनों कथन सही है नहीं है। दोस्तों हमारी जो योजना अवधि है, भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जरा उस पर एक नजर डालते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आई 1951 से 56, प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय योजना हमने बनाई 1956 से 61 और तृतीय योजना हमने बनाई 61 से 66। इस अवधि में 1962 में हमारे देश का युद्ध हुआ चीन के साथ में, 1965 में हुआ पाकिस्तान के साथ में और 66 में देश ने गंभीर अकाल का सामना किया और इसीलिए 1966 से 66 से 69 तक हमने केवल बनाई वार्षिक योजनाएं, हमने पंचवर्षीय योजनाओं को नहीं बनाया क्योंकि हमारे पास
2 युद्ध और 1 अकाल के कारण संसाधन लगभग समाप्त हो गए थे, इसीलिए पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे और इसीलिए 1966 के बाद 3 वर्षों तक हमने क्या बनाया, केवल वार्षिक योजनाएं, ना कि पंचवर्षीय योजनाएं। अब जरा प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, यहां देखें आप 1960 के अंत में, क्या ये कथन सही लग रहा है आपको? नहीं, क्योंकि यहां पर आना चाहिए था 1966। 66 के बाद 3 वर्षों तक हमने बनाई वार्षिक योजनाएं, किंतु यदि आप इसको देखेंगे तो यह कथन सही है कि भारत पाक युद्ध, अकाल और मुद्रास्फीति के कारण हमारे पास योजना के लिए संसाधन नहीं होने के कारण हम पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं कर पाए और इसीलिए यह कथन सही है। इसका मतलब यह हुआ कि केवल आर सही है और ए गलत है। इसका मतलब दोस्तों उत्तर क्या हुआ? सी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रश्नों पे चर्चा और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्नों का की जो चर्चा है, जो डिस्कशन है, उस पर कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ क्लियर होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।